ये लास्ट के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीरो वर्क डन को, और जीरो वर्क डन की मैंने आपको एक कंडीशन बता दी थी, व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो इस कंडीशन को और इसके एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली कंडीशन थी व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेंगे उस समय पर जो वर्क डन होगा उसको लिखा जाएगा एफ एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो cos 90 की जगह पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो वर्क डन इज एफ एस एस cos 90 इज 0, so वर्क डन इज 0। और इसके एग्जांपल्स क्या बताए थे? एक एग्जांपल तो मैंने सर्कुलर मोशन का बताया था। तो अर्थ जो है वो मून के ऊपर 0 वर्क डन कर रही है। जब वो मून क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में ये डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थ है वो मून को हमेशा टूवर्ड सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये मून यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ होगा, अगेन द एंगल इज 90 डिग्री। तो पहला एग्जांपल हमने ये लिखा था, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून इज 0। सेकेंड हमने ये एग्जांपल लिखा था कि जब कोई पर्सन एक लोड को कैरी करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जैसे कि एक कुली का एग्जांपल लिया था मैंने। जो कुली है वो क्या करता है, वो एक लगेज को ओवरहेड अपने सिर के ऊपर रख लेता है, इस तरह से लगेज को रख करके वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये लगेज यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। और इस केस में ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, ग्रेविटी इस पर किस तरफ फोर्स लगा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। So this is the direction of gravitational force and object is moving in this direction. So this is the direction of displacement. Again, the angle is 90 degree. So the work done by the gravitational force on an object which is moving on a horizontal surface is 0. तो जब एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है और उसको मूव करने के लिए कोई पर्सन उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो जब कोई पर्सन किसी लोड को कैरी करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी उस समय उस पर कितना वर्क डन कर रही होती है? 0 वर्क डन कर रही होती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव चेंज होगा ना नेगेटिव चेंज होगा। ओके, इसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड कंडीशन ये थी, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग द फोर्स। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो S इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ एस, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड कोस थीटा। सो वर्क डन इज 0। इस केस में वर्क डन 0 आएगा। ओके, अब इसके एग्जांपल क्या करें? इसके एग्जांपल मैंने एक ये बताया था कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रख दिया, तो इस तरह से ग्राउंड पे जब उसको रखते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि इस पर फोर्स काम कर रहा है। फोर्स किस तरफ काम कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं या वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रखा, फ्लोर पे रखा, तो उस समय पर ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना अपवर्ड जा रहा है, ना डाउनवर्ड जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना वर्क डन कर रहा है? 0 वर्क डन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन ए ग्राउंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 ऑन द ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 वर्क डन करेगा। तो एक तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। अब इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें ये देखते हैं कि अगर हम किसी ब्रीफ केस को कैरी करते हैं तो उस केस में हम उस पर 0 वर्क डन करते हैं। हाँ जी, इसका सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लोग इसमें ये लेते हैं कि एक पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा है कि ट्रेन आने वाली है। तो उस केस में वो एक लगेज को, एक ब्रीफ केस को कैरी करके खड़ा है। तो यहाँ पर एक पर्सन
which is having a briefcase in his hand. तो यहाँ पर इसके हाथ में ये एक ब्रीफ केस है और ये इस ब्रीफ केस को ऐसा कैरी करके यहाँ पर इस तरह से एक ही पोजीशन पर रुका हुआ है. So the work done by the person on the briefcase is 0. पर्सन इस ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो उस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप वेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये पर्सन इसको होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है. तो अपर डायरेक्शन में ये मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. अब ये पर्सन कहीं मूव नहीं कर रहा, ना ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ना ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ना ये अपवर्ड जा रहा है, ना ये डाउनवर्ड जा रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट है 0. तो जब हम लोग बोलेंगे व्हेन ए पर्सन इज कैरिंग ए briefcase in his hand, then the work done by the person on the briefcase is 0. तब ये पर्सन इस ब्रीफकेस पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा. ये ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा. तो इस केस में बोला जाएगा द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द ब्रीफकेस इज 0 एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज आल्सो 0. ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वो पर्सन मस्कुलर फोर्स लगा करके इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है. अगर 10 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही है तो ये पर्सन अपने मसल्स के थ्रू, अपने हैंड के थ्रू ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्रीफकेस इज 0. ये पर्सन भी इस ब्रीफकेस पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस ब्रीफकेस पे कोई भी वर्क डन नहीं कर रही. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ 0 वर्क डन. तो 0 वर्क डन के आपको दो केसेस याद रखने हैं. पहला केस है जब एंगल 90 डिग्री होगा फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट में. सेकंड केस है जब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस केस में भी वर्क डन 0 होगा. और दोनों के अलग अलग एग्जांपल हैं. 2 एग्जांपल फर्स्ट केस के हैं, 2 एग्जांपल सेकंड केस के हैं, और ये चारों एग्जांपल की 0 वर्क डन. ओके, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी कितने तरह की होती है, एनर्जी क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एनर्जी. वर्क डन खत्म हो चुका है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब 90 डिग्री पर होंगे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 180 डिग्री होगा तो वो नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन होगी. एनर्जी, देखिए एनर्जी को मेजर करने का एक ही तरीका है. आप ये पता कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर सकता है और वो जितना वर्क डन कर देगा वही उसकी एनर्जी होगी. तो यहां पर इसकी डेफिनेशन बनेगी द कैपेसिटी टू डू वर्क. by the object is called its energy, is called its energy. कोई ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करेगा उसके अंदर जितना वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी वही उसकी क्या होगी, वही उसकी एनर्जी होगी. और इसकी यूनिट भी सेम है. एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं और जूल को किससे लिखा जाता है, कैपिटल जे से लिखा जाता है. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन क्या नहीं होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी. अब देखिए ये स्टेटमेंट का मीनिंग पहले तो समझिए आप. द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करने की कैपेसिटी रखता है वही उसकी एनर्जी है. अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये चौक है. अब जब मैं इस चौक को ऐसा थ्रो करूंगा तो मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूं. पहले ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये मूव नहीं कर रहा था. मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने इस पर वर्क डन किया. फॉर एग्जांपल मैंने इस पर 10 जूल का वर्क डन किया. तो जब मैं इस पे 10 जूल का वर्क डन करके इसको थ्रो करता हूं, उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है. ये ऐसा मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये किस में आ जाता है, ये मोशन में आ जाता है. तो मैंने इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए इस पर 10 जूल का वर्क डन किया. तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 10 जूल का वर्क किया
तो ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे जब वर्क डन करता हूँ वही उसकी एनर्जी बन जाती है। 10 जूल का वर्क किया, वही उसकी 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो ये इस एनर्जी से क्या कर सकता है? तो आंसर है वर्क डन कर सकता है फिर से। जब ये किसी सरफेस के साथ जाकर के हिट करेगा, जब ये 10 जूल की एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हुए चल करके जाएगा और सामने जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ये ऑब्जेक्ट वर्क डन कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट किसमें था? मोशन में था। तो पहले इसके पास एनर्जी नहीं थी। अच्छा, वो स्टेटमेंट याद करो जो मैंने आपको बताया था, इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 10 जूल का वर्क किया तो इसकी 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ये 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से जाकर के क्या कर सकता है? जिस भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा उस पर फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेस करेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये काइनेटिक एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? वर्क डन कर सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करने की कैपेसिटी रखेगा, वही उसकी क्या होगी? वही उसकी एनर्जी होगी। तो वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी ही वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, और अगर हम ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो वही उसकी एनर्जी बन जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज हैं। वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कन्वर्जन फैक्टर क्या है? मीडिएटर कौन है इसको कन्वर्ट करने के लिए? कन्वर्जन फैक्टर है फोर्स। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाया था, तब मैंने इस पर क्या अप्लाई किया था? मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया था, तब जाकर के ये रेस्ट से मोशन में आया था। तो मुझे वर्क डन करने के लिए, मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ा था। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कब बदला? जब मैंने इस पे फोर्स लगाया। और ये काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन कब करेगा? जब ये कॉलिजन करके फोर्स अप्लाई करेगा। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है फोर्स लगाने पर, और एनर्जी फिर से वर्क डन कर रही है, क्या अप्लाई कर रही है? वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेगा। तो मीडिएटर का वर्क कौन करेगा? फोर्स। तो यहाँ पर ये मीडिएटर है, ये जो फोर्स है यही वो क्वांटिटी है जो कन्वर्जन फैक्टर का काम करेगी, वर्क को एनर्जी में या एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगी। तो बेसिकली दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जितना वर्क करेगा वही उसकी एनर्जी है, और वो जितना वर्क डन करता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं। तो इसीलिए दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम है। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज ही सेम है। वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क डन है। ओके, तो ये हुआ एनर्जी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। एनर्जी के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो ये बातें इसमें आपको याद रखनी है एनर्जी के बारे में। सो नाउ we will discuss the next topic. Next topic is types of energy. First one, mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी है, बाकी जो भी एनर्जीज दे रखी हैं सिर्फ उनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सेकंड, तो पहली मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये इसके टाइप्स होंगे। सेकंड आएगा केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। सेकंड इज केमिकल एनर्जी। थर्ड वन इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी या आप इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी, और यू कैन से दैट थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी के बाद हम इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिफ्थ वन इज light energy, and sixth one is
साउंड एनर्जी, एंड लास्ट वन 7th हम लोग इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो ये इतने टाइप्स हैं, इन टाइप्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर सकती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग वर्क डन करते हैं बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो मतलब वही उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, वही मैकेनिकल वर्क है। ये जो वर्क डन हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी, उसको मैकेनिकल वर्क डन भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वर्क डन भी बोला जाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी ड्यू टू विच an object can apply the force and do the displacement is called mechanical energy। वो एनर्जी जिसकी हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को ई से लिखते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों के सम को भी क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। जैसे मेरे पास ये चौक था, तो जब मैं इस चौक को ऐसा थ्रो करता हूं, तो ये ग्राउंड से कुछ पोजीशन पर है, कुछ हाइट पर है ये, तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट है उसके कारण इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं इसको थ्रो कर रहा हूं तो ये मोशन में आ गया, तो इसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और पोजीशन से रिलेटेड जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जीज होती हैं, और उन दोनों एनर्जीज के सम को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी की आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है। द एनर्जी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन डू द मैकेनिकल वर्क, ऐसी एनर्जी जिसके कारण से ऑब्जेक्ट मैकेनिकल वर्क डन कर सकता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, इनको हमें डिस्कस करना है, काइनेटिक और पोटेंशियल को ब्रीफली डिस्कस करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो होगी जो केमिकल रिएक्शंस में रिलीज होगी। केमिकल एनर्जी वो होगी जो किस में रिलीज होगी? जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिलीज होगी। केमिकल रिएक्शन जैसे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हम लोग कोयले को जलाते हैं, कार्बन किस में मिलेगा आपको? कोल के अंदर मिलेगा। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो हम लोग कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों करवाते हैं? हम लोग कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन इसलिए करवाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें? ताकि हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ भी वर्क डन करने में, मेटल्स को मेल्ट करने में। मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम, आयरन, पोटेशियम, इसी तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी मेटल्स को मेल्ट करने के काम में हम लोग इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने घरों के अंदर LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न कर रहे हैं। वो पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस एनर्जी से हम लोग खाना पकाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग क्यों कराते हैं? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो मैंने अभी लिखा था, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होगी? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शंस में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन is called chemical energy। The energy released during a chemical reaction is called chemical energy। या आप ये भी बोल सकते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी बोला जाता है। केमिकल का मतलब कोई सब्सटेंस, कोई मैटर। तो मैटर के अंदर जो एनर्जी होगी उसको भी क्या बोल सकते हैं? केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। और ये एनर्जी आपको कब देखने को मिलेगी? जब केमिकल रिएक्शंस होंगी, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, या एक सब्सटेंस टूटेगा और दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, उसको भी केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इसका। वो एग्जांपल ये था कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर रखा है, CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है।
तो ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। हमने इसके अंदर जिंक की रोड को डाला, ये जो Zn होता है, जिंक रोड होती है, ये कौन से कलर की होती है? ये ग्रे कलर की होती है। तो जैसे ही मैं जिंक रोड को इसके अंदर डालता हूँ तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन ये होती है कि इस बीकर में जो CuSO4 था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? ZnSO4 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये रिएक्शन है, मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ आपको। Zn reacts with copper sulfate and produces ZnSO4 and copper। ये केमिकल रिएक्शन है। तो अभी जो मैं इस बीकर के अंदर आपको रिएक्शन बता रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट में हम लोग जिंक को डाल रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट में हम लोग जैसे ही जिंक मेटल को डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा। और ZnSO4 के साथ क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा? ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। और ये जो जिंक की जो ग्रे कलर की स्ट्रिप थी इसके ऊपर कॉपर कलेक्ट हो जाएगा, तो ये कौन से कलर की दिखना शुरू हो जाएगी? ये रेड ब्राउन कलर की दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम लोग जिंक रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक रोड के ऊपर कॉपर कलेक्ट हो जाता है और इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लू कलर इसका फेड होता जाएगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जिस बीकर में करवाई जा रही है वो बीकर गर्म हो जाता है। ये बीकर गर्म हो जाता है और हीट को रेडिएट करता है। तो ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो यही तो वो एनर्जी है जो इस केमिकल रिएक्शन में रिलीज हो रही है। और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी बोलेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा था 8th क्लास में, ये एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एनर्जी को डिस्कस करते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी बेसिकली पार्टिकल्स का मोशन ही है। हीट एनर्जी बेसिकली क्या है? विच इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। हमारे आसपास सॉलिड है, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं। तो इसके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं हाई वेलोसिटी से। आपने इसको ब्राउनियन मोशन में स्टडी किया था। तो ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं हाई वेलोसिटी से और इनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसी को क्या बोला जाता है? हीट एनर्जी बोला जाता है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं और फिक्स पोजीशन पे रह करके वो वाइब्रेशंस करते हैं। तो ये पार्टिकल ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है और इसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इस वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो वाइब्रेशन कर रहा है। जिस एनर्जी से वो वाइब्रेशन कर रहा है वही हीट एनर्जी है। अगर आप इसको गर्म करोगे तो इनका मोशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि ये आसपास के पार्टिकल से अट्रैक्शन फोर्स से बाहर आ जाएगा। अगर आसपास के पार्टिकल्स के साथ इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर ये रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। और गर्म करोगे तो ये पार्टिकल इतना दूर दूर हो जाएंगे कि कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा पार्टिकल्स के बीच में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। तो ये जो पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी है, ये जो मटेरियल की इंटरनल एनर्जी है, मतलब कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हीट एनर्जी बोला जाता है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही हीट एनर्जी बोला जाता है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं द एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। और बेसिकली ये हीट एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही हीट एनर्जी बोला जाता है। पहले ये माना जाता था कि हीट एनर्जी एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट कैलोरी थी। कैलोरी। तो पहले इसकी यूनिट कैलोरी होती थी। बाद में ये समझ में आया कि हीट एनर्जी भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ही है पार्टिकल्स की। तो ये कोई डिफरेंट टाइप की एनर्जी नहीं है, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ही है। तो बाद में इसकी यूनिट फिर क्या कर दी गई? जूल कर दी गई। तो पहले इसको कैलोरी में मेजर करते थे। सारी ही एनर्जीज है तो सबको जूल में मेजर करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में सुनिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड है चार्ज पार्टिकल से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे रिलेटेड है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वो भी क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है।
तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या आयंस जब फ्लो करते हैं तो उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये भी किससे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और मेटल की आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम की आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री करने से क्या होगा? वो Na+ आयन बन जाएगा। तो आप जो भी मेटल उठाओगे उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। जो क्या कर रहे होंगे? रैंडम मोशन करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने। ओके, तो ये हमारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैसा मोशन करते हैं? जो रैंडम मोशन करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर के कोलिजन्स करते हैं। तो ये ऐसा मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन। अब हमने क्या किया? हमने इसके साथ में बैटरी अटैच कर दी, एक सोर्स लगा दिया, पावर सप्लाई लगा दी। तो जैसे ही सोर्स लगाए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इन पे फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन ना करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के प्लस की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के प्लस की तरफ जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इन पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस हुए, मतलब कि इन पर क्या हो रहा है? इन पर वर्क डन हो रहा है, और इन पर जो वर्क डन हो रहा है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। मान लीजिए बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन पर 1 जूल का वर्क डन किया, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है 1 जूल की एनर्जी से। अब ये 1 जूल की एनर्जी से क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस पर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। बैटरी इस पे फोर्स लगाती है, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है। बैटरी ने 1 जूल का वर्क डन किया, तो ये 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, वही क्या है? वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। अभी ये मेटल की बात कर रहे थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर हम लोग मेटल की बात कर रहे थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, वाटर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड बेस या सॉल्ट के, और उसमें क्या फ्लो करते हैं? उसमें आयंस फ्लो करते हैं। तो आयंस भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जिनको आप कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो कैटायन एनायन भी मूव कर सकते हैं। अगर वो मूव करेंगे तो उनके पास जो एनर्जी होगी उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ओके, अब इसमें क्या क्या बचा है? लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 3 एनर्जी रह गई हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। मैकेनिकल, केमिकल, हीट, इलेक्ट्रिकल। हीट भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, पार्टिकल के मोशन को ही हीट एनर्जी बोलते हैं। और चार्ज पार्टिकल्स के मोशन को, किसी कंडक्टर के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इसमें बचा है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी हम लोग कल डिस्कस करते हैं।